हेलो स्टूडेंट, पीछे लेक्चर में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट का एक्सप्रेशन देख लिया था और वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और उसके लिए हाफ लाइफ टाइम देखा था कि टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। ठीक है, और हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाफ लाइफ टाइम जो होता है उसका वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम स्टूडेंट ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है और ए से प्रोडक्ट बन रहा है, पी बन रहा है। ठीक है, हमारे रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पी बन रहा है। अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि R इक्वल टू के ए टू दी पावर एन, R इक्वल टू के ए टू दी पावर एन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेट ला एक्सप्रेशन हो गया, रेट ला एक्सप्रेशन। अगर हम इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वह डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के टर्म में लिखें, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि सर R इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये क्या होगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर ये इसके इक्वल है और ये इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए टू दी पावर एन। ठीक है, ए टू दी पावर माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए टू दी पावर एन। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर एन की वैल्यू 1 है तो हम कह सकते हैं कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, के ए टू दी पावर 1, के ए टू दी पावर 1। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, इक्वेशन आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब यहां से अगर हम एनालिसिस करें स्टूडेंट, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर जो रेट ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो रेट है माइनस डी ए अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रेट भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ करते हो तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब इसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको डिफाइन करना हो तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दोज रिएक्शन विच rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant to power 1 called as
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम उसको क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने चाहिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। ठीक है, जैसे C2H4 है, अगर इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन कराएं तो ये क्या बना लेगा, C2H6 बना लेगा। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वह C2H4 के पावर 1 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा बात डिस्कस कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। N2O5 जब डिकम्पोज करता है तो ये क्या बनाता है, NO2 बनाता है और प्लस O2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, 2 और यहाँ पर 6 है, तो इसको हाफ कर दे रहा है। यहाँ पर भी क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो रेट है वह N2O5 के कंसंट्रेशन के पावर 1 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही ऑल द रेडियो एक्टिव डीके, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, ठीक है, जैसे आप लेते हैं रेडियम 88-226, तो रेडियम से क्या बन गया, रेडॉन बन गया 86-222-2He4। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, रेडियम से रेडॉन बन रहा है प्लस अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या है, रेडियम के कंसंट्रेशन के पावर 1 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज या एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वहां पर भी रिएक्शन का जो रेट होता है, ठीक है, वह सुक्रोज के कंसंट्रेशन के पावर 1 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या एस्टर के कंसंट्रेशन के पावर 1 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन का हेल्प लेकर के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे हम जो है एक्सप्लेन करते हैं, देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं। हम ये कर रहे हैं कि सर -dA अपॉन dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, -dA अपॉन dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर मैं A को इधर कर दूं और dt को इधर कर दूं, A को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और dt को राइट हैंड साइड लेते जाऊं, और दोनों साइड में माइनस से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वेशन क्या बन के आएगा, dA अपॉन A इक्वल टू -KdT। ठीक है, हमने A को इधर लेते आया लेफ्ट हैंड साइड और dt को हमने राइट हैंड साइड ले गए, और दोनों साइड हमने माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या आ गया, माइनस। अब देखिए, अगर दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन A माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। भाई K आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट तो करते नहीं है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, और यहाँ पर हमने लिमिट रख दिया कि सर अगर टाइम 0 है तो इसका कंसंट्रेशन A0 है, और अगर इसका टाइम t है तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, A हो गया। अगर टाइम 0 है तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, A0 है, और टाइम t पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, A हो गया। A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। A0 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0, मतलब इनिशियल स्टेज में। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग e x, और
इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या होता है x। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी अपन ए क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x, इट मीन्स दैट हम इसको लिख सकते हैं ln e a और यहाँ लिमिट रख देंगे a नॉट टू a माइनस a और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है t, तो लिमिट रख देंगे 0 टू t, लिमिट हमने क्या रख दिया 0 टू t। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे ई लिख भी सकते हो, जैसे इसका बेस क्या है, कोई भी नेचुरल अगर लाग लेते हो तो नेचुरल लाग का बेस क्या होता है ई होता है, तो अगर आप ई को यहाँ पर लिखना तो लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो मेंशन है कि अगर नेचुरल लाग है तो उसका बेस क्या होगा ई होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कह सकते हैं ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या हो गया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अगर आप याद होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और यहाँ पे क्या है ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूँ, तो मैं इसको पहले एक काम करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं कि ln a इक्वल टू माइनस के टी अब प्लस ln a नॉट। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ln a माइनस के टी और ln a नॉट को इधर ले गया तो ln a नॉट हो गया। ठीक है, इसको अगर मान लें हम y mx और इसको हमने क्या मान लिया c, ये y है ये mx है और ये क्या है c है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखिए क्या आ रहा है, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या आपका है, वाई एक्सिस पे आपका है ln a। ठीक है, वाई पे कौन है ln a और एक्स पे क्या हमने लिया है t। चलिए एक्स पे हमने क्या ले लिया t ले लिया। ठीक है, एक्स पे हमने क्या ले लिया t ले लिया। ठीक है, एक्स पे हमने t ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया ln a ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे C क्या बताता है इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स की वैल्यू कितनी है ln a नॉट, तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ये आपका C हो गया ln a नॉट इंटरसेप्ट्स। ठीक है, और m क्या बताता है स्लोप बताता है, m क्या बता रहा है स्लोप बता रहा है, और ये स्लोप किसमें है माइनस में, तो ये जो हमारी लाइन आएगी वो किधर की तरफ आएगी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप की यहाँ पर वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई माइनस के। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम ln a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो स्लोप की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू आती है वो कितनी आती है माइनस के आती है। ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप आता है वो क्या आता है माइनस के आता है। क्लियर है, अब चलिए स्टूडेंट अगर मैं इसको जो है इस इक्वेशन को लॉग के टर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं कह रहा हूं ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी। ठीक है, ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ln a अपान a नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी, माइनस के टी। देखो हम पढ़े हुए हैं कि log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है log m बाई n होता है, यही होता है ना।
कि log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m बाई n होता है। तो हम कह सकते हैं ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a अपान a नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं सर 2.303 log a अपान a नॉट इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी। ठीक है, 2.303 log a अपान a नॉट इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी हो जाएगा। और अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा, log a अपान a नॉट इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी अपान 2.303, माइनस के टी अपान 2.303। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि ln a माइनस log a माइनस log a नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपान 2.303। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, log m बाई n क्या आता है, log m माइनस log n इक्वल टू माइनस के टी अपान 2.303। ठीक है, और अगर log a नॉट को मैं इधर ले जाऊं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा log a इक्वल टू माइनस के टी अपान 2.303 प्लस log a नॉट। ठीक है, तो यहां पर भी एक ग्राफ आपसे पूछा जाता है कि अगर log a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां पर इंटरसेप्ट क्या आता है और स्लोप की वैल्यू क्या आता है। जैसे इसके पीछे वाले में क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर हम नेचुरल log a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्लोप कितना आता है। अगर यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर log a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो स्लोप कितना आता है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज द y mx और ये क्या है c। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ क्या आएगा, देखिए तो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर कौन है, वाई एक्सिस पर आपका है log a, वाई एक्सिस पर क्या है आपका log a, और एक्स एक्सिस पर कौन है, t है। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, t। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया t और वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, log a। अच्छा, इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, तो इंटरसेप्ट आपका आ रहा है log a नॉट। इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, log a नॉट या a0। और स्लोप कितना आ रहा है, तो अगर आप स्लोप को देखिए तो यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है माइनस में, तो ये लाइन नीचे की तरफ जाएगी। और यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, स्लोप इक्वल टू आ रहा है माइनस के अपान 2.303। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे पूछा जा सकता है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हम नेचुरल log a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप कितना होगा, माइनस के। लेकिन वहीं अगर हम log a और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के अपान 2.303 आएगी, माइनस के अपान 2.303 आएगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं इस जो फार्मूला है क्या कि यहाँ पर आइए 2.303 log a माइनस a अपान a नॉट, देखिए मैं इस फार्मूला को यूज कर रहा हूँ। चलिए इसी को मैं यूज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ले लिया, देखिए इसको थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ, ln a माइनस ln a नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस के टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ln a अपान a नॉट इक्वल टू माइनस के टी में लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ऐसे, अगर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ln a अपान a नॉट इक्वल टू के टी लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस है, तो अगर आपको मालूम है कि अगर माइनस ln x बाई वाई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ln
y बाई एक्स। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सर ln a नॉट अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। ln a नॉट अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। और अगर नेचुरल लॉग को मैं लॉग में कन्वर्ट करूं तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, 2.303 लॉग a नॉट अपॉन a इक्वल टू के टी। या हम कह सकते हैं कि सर k इक्वल टू आपका आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आप देखेंगे आप, या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे एनसीईआरटी का चादर का, तो आप क्या देखोगे कि अगर आप ध्यान देंगे तो इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो बने हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से वो इस पर बने हैं। यहाँ पे के क्या है, के यहाँ पे क्या है बताइए, के यहाँ पे है रेट कांस्टेंट। के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। और ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है एट टाइम जीरो, जीरो टाइम पे। और ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट का क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ये टाइम टी पे कंसंट्रेशन है, इस टाइम टी पे ये कंसंट्रेशन है ए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए। ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जिस पर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए। क्लियर है। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए अगर हम हाफ लाइफ टाइम की बात करें, हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम टी हाफ या टी 0.5 से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया था पीछे लेक्चर में कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि सर कि दो टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। वह टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर टाइम जीरो है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम ये कह रहे हैं कि अगर टाइम क्या है, जीरो है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट है। अगर इस टाइम को मैं टी हाफ कहूं तो रिएक्टेंट अपने इस टाइम पे क्या होगा, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब टी हाफ पे वो क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। और हम ये कहते हैं वी नो दैट K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए। अभी आपने देखा कि के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं टी को इधर कर लूं और टी के जगह मैं क्या ले लूं, टी हाफ ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के। ठीक है, टी को मैं इधर कर लिया और टी के जगह हमने क्या लिया, टी हाफ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट, और ए क्या है, टाइम टी पे कंसंट्रेशन था। तो जब टाइम टी हाफ है तो कंसंट्रेशन कितना होगा, ए नॉट बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, ए नॉट पे ए नॉट कैंसिल। और log 2 की वैल्यू क्या होती है, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। क्या होती है, 0.3010। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है 0.693 अपॉन के। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है, 0.693 बाई के। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है। और इस केस में
जो हाफ लाइफ टाइम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए या घटाइए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर, ठीक है ना, ये क्लियर है। अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां हमने बात किया क्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और यहां पर फॉर्मूला क्या आ रहा था, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है, वो किसके को रहा था, कांस्टेंट के, मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के क्या था, इक्वल था। और यहाँ पर जो हाफ लाइफ टाइम आ रहा था वो कितना आ रहा था, ए नॉट बाई 2k आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर जो हाफ लाइफ टाइम आ रहा है वह कितना आ रहा है, 0.693 बाई के आ रहा है। तो अगर ध्यान देंगे तो इसका रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन इसका रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस केस में हाफ लाइफ टाइम जो था वो क्या था, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पर इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया दोनों के बीच में कंपैरिजन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कोलिजन थ्योरी में कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, उनके बीच में कंसेप्ट क्या है और आर्हेनियस की थ्योरी क्या है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।